वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। इससे पहले हम लोगों ने साइंस के 2 क्लास का डिस्कशन कर रखा था। ये साइंस की तीसरी क्लास है, तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया समय का मापन। समय का मापन किस प्रकार किया जाता है? तो समय के मापन हेतु हम सेकंड का प्रयोग करते हैं। जो समय है, समय एक मूल राशि है जिसका कि मात्रक होता है सेकंड। अब सेकंड की अगर बात करेंगे तो सेकंड का संदर्भ आप लोग बढ़िया से समझते हैं। जो घड़ी होता है, घड़ी में आप देखेंगे 3 सुई होता है, घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सेकंड से जुड़े कुछ पैटर्न के बारे में, तो देखिए अगर कभी पूछा जाए 1 मिनट में कितने सेकंड है, तो सबको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड। अगर 1 घंटे की बात करेगा कि 1 घंटे में कितने सेकंड है, तो आप आसानी से बता लेंगे 3600 सेकंड। अगर आपसे कोई पूछ ले 1 दिन, 1 दिन का मतलब यहाँ पे 24 घंटे मान के चलेगा। जब भी दिन कहा जाएगा तो उसका मतलब सौर माध्य दिवस होगा, मतलब पूरा 24 घंटे। तो 24 घंटे में जो सेकंड की संख्या होती है ये 86,400 सेकंड होता है। इसको भी आपको याद रखना चाहिए, है ना। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि 24 घंटे में 86,400 सेकंड होते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया, किसी भी समय अंतराल को मापने के लिए हमें घड़ी की आवश्यकता होती है। अब हम समय मापन हेतु घड़ी का परमाणुविक मानक प्रयोग करते हैं, जो सीजियम परमाणु में उत्पन्न आवर्त कंपनों पर आधारित है। यह राष्ट्रीय मानक के रूप में प्रयुक्त सीजियम घड़ी, जिसे परमाणु घड़ी भी कहते हैं, का आधार है। ऐसे मानक अनेक प्रयोगशालाओं में उपलब्ध है। इस पॉइंट में क्या कहने का प्रयत्न किया गया, इसके बारे में समझते। देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे सेकंड का डेफिनेशन दिया जा रहा है। सेकंड का डेफिनेशन आप ऐसे समझिएगा, जो परमाणु घड़ी होता है, परमाणु घड़ी मतलब सीजियम घड़ी, है ना। परमाणु घड़ी जो होता है, इसमें जो सीजियम का कंपन होता है उसी से सेकंड की गणना की जाती। तो आपको सीधा सीधा डेफिनेशन याद रखना चाहिए। 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133, जो सीजियम है, सीजियम का जो परमाणु भार लिया जाता है 133 लिया जाता है। इसमें जो कंपन होता है, ये कंपन होता है 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार कंपन होता है। तो देखिए सेकंड की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, 1 सेकंड वह समय अंतराल होता है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार कंपन करता है। देखिए एक 10 डिजिट्स का मोबाइल नंबर है, 91 92 63 17 70। आपको जैसे याद रखना आप वैसे याद कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिए किसी समतल सतह इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे दाब की चर्चा की गई। मतलब समय का पैटर्न पूरा हो चुका है, मतलब जो समय की बात थी वो पूरी हो चुकी। अब बात किया गया दाब का, तो आप सीधा सीधा फार्मूला याद रखिएगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। मतलब जो एकांक एरिया होता है, एकांक क्षेत्रफल होता है, उस पर जितना भी बल लगता है उसी को हम लोग दाब कहते हैं। अब ये दाब क्या है, दाब एक अदिश राशि यहाँ पे लिखा गया। अब देखिए दाब के मात्रक को याद रखने तो बहुत ही आसान है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का मात्रक हो गया न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इसमें यह बताने का प्रयास किया गया कि जो देखिए एकांक क्षेत्रफल है, मतलब कुछ निश्चित क्षेत्रफल है, इस पर आप जितना दाब लगाएंगे इसी को हम लोग कहेंगे बल। बल का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसको कि पास्कल भी कहा जाता है। यहाँ पे लिखा गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हैं। अब आगे दिया वायुमंडलीय दाब का गैर एसआई मात्रक बार होता है। मतलब जो पास्कल है ना, पास्कल को बार भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये एसआई मात्रक है। एसआई का मतलब सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले क्लास में कर ली थी। अगर आपको एसआई ना बोला जाए तो आप यहाँ पे लिखेंगे बार, ठीक। अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा पैटर्न आप याद रखिएगा। 1 बार बराबर, अगर 1 बार की बात करेंगे तो होता है 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये भी आपको याद रखना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा भी ना, जो 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है, इसे एसआई मात्रक के रूप में इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। यही चीज यहाँ पर लिखा गया, 1 बार इज इक्वल टू 10 के पावर 5 पास्कल या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए अब और भी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया, भौतिक राशि की विमाएं। अब देखिए विमा क्या होता है, अगर विमा की बात करें तो आपने 11वीं की क्लास में 11वीं 12वीं के फिजिक्स में पढ़ा होगा विमा किसे कहते हैं। दिया यहाँ पे किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घात होती है जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाते हैं। किसी भौतिक राशि के मात्रक को द्रव्यमान, देखिए यहाँ पे द्रव्यमान को m से, लंबाई को l से, समय को t से और ताप को थीटा और विद्युत धारा को a के पदों में लिखते हैं। और यहाँ पे देखिए इसको मैं सीधा सीधा आपको समझाता हूँ। देखिए अगर कभी भी विमा कहेगा, विमा, तो विमा क्या होता है, विमा को इंग्लिश में डायमेंशंस कहते हैं। डायमेंशंस का मतलब क्या होता है, कोई भी मात्रक जब लिखा जाता है, मात्रक को व्यक्त करने के लिए जिस पद का प्रयोग किया जाता है उसे विमा कहते हैं। अब विमा के बारे में कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा। विमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। पहला पॉइंट,
वीमा जब भी लिखेंगे बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। दूसरा पॉइंट कि वीमा में जितने भी अक्षर का प्रयोग होता है सब कैपिटल होता है, इसमें कैपिटल लेटर्स का प्रयोग किया जाता है, कभी भी स्मॉल लेटर्स का प्रयोग नहीं किया जाता। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना चाहिए। और वीमा का जो प्रयोग होता है, वीमा का प्रयोग होता है दो मात्रकों की तुलना करने में, ठीक। अब देखिए बीमा अगर आपको लिखना है तो जो लंबाई होगा, लंबाई मतलब मीटर, मीटर के लिए एल लिखा जाएगा, मतलब लंबाई के लिए एल लिखा जाएगा। समय के लिए हमेशा टी लिखा जाएगा, द्रव्यमान के लिए एम लिखा जाएगा, ताप के लिए थीटा लिखा जाएगा। देखिए कैपिटल थीटा इस प्रकार से बनाएंगे हम लोग, थीटा लिखा जाएगा। और इसके बाद जो वैद्युत धारा है, वैद्युत धारा के लिए एम्पियर लिखा जाएगा। अब किसी भी राशि की बीमा निकालनी, आप इन चीजों का प्रयोग करेंगे। कुछ एग्जांपल से आपको समझाते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए बल, या फिर छोटा सा एग्जांपल लिखते हैं। आपने वेग, वेग या फिर चाल लिखा है, चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। आपने लिखा मीटर प्रति सेकंड, ये चाल का मात्रक है। अब आपसे पूछेगा कि चाल की बीमा क्या हो जाएगी, तो मीटर के लिए लिखेंगे आप एल, है ना, एल। और यहाँ पे देखिए बटे टी है, तो यहाँ पे लिखेंगे बटे टी। अब टी को जब ऊपर लाएंगे, नीचे क्या है प्लस में, तो ऊपर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे एल टी के पावर -1, और इसको इनवर्स कहा जाता है। तो ये ये वेग या फिर चाल की बीमा है। अब जैसे मान के चलिए आपसे पूछ ले कि आप त्वरण की बीमा बताइए, तो देखिए त्वरण क्या होता है। अगर त्वरण का मात्रक लिखेंगे तो त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण का मात्रक होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर मीटर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, और सेकंड स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर। अब टी नीचे प्लस है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एल टी के पावर -2, ठीक। इसके बाद जैसे मान के चलिए आपसे बोल दिया गया कि आप बल की बीमा बताइए, तो बल का सूत्र क्या होता है, बल बराबर, देखिए क्या होता है, अब बल होता है एफ इज इक्वल टू एम, मतलब द्रव्यमान और गुणे त्वरण। तो यहाँ पे इस चीज को लिखेंगे। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे सीधा सीधा समझिएगा, बस इसके सामने मीटर लगा देंगे, है ना। इसके सामने जैसे मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होगा, माफ कीजिएगा मैं मीटर बोल रहा हूँ, कहाँ मेरा दिमाग है ना। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। किलोग्राम के लिए आप क्या करेंगे, आप एम लगाएंगे। जैसे आप एम लगाएंगे आपको मिलेगा एम एल टी के पावर -2, ठीक। तो यहाँ से आप चीजों को आसानी से क्लियर कर लेंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं बनेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट दिया बीमाहीन राशियां। देखिए बीमाहीन राशि का मतलब कोई भी ऐसी राशि जिसकी बीमा नहीं होती। तो बीमाहीन राशियां वही होती है जिसके पास मात्रक नहीं होता। अगर मात्रक होगा तो उसका बीमा 100% बनेगा, अगर मात्रक नहीं है तो बीमा नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया, जिन भौतिक राशियों की कोई बीमा नहीं होती उन्हें बीमाहीन राशियां कहा जाता है। समतल कोण, ठोस कोण, आपेक्षिक घनत्व, विशिष्ट गुरुत्व, है ना, पाइजन अनुपात इत्यादि बीमाहीन राशियों के उदाहरण है। एक बीमाहीन राशि में इकाइयों के सभी सिस्टम में समान संख्यात्मक मान होता है। बस इतना याद रखिएगा कि इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। यहाँ पर 10 के विभिन्न घातों के चिन्ह के बारे में बताया गया। तो 10 के घात हैं, इनका नाम क्या होगा, इनके चिन्ह क्या होंगे। चलिए तो समझते हैं एक एक करके सबको। देखिए यहाँ पर जो पैटर्न दिया गया है, मतलब जो चीजें यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर लिखा है घात और यहाँ पर इसका मान है। देखिए डेसी लिखा है और डेसी का मान लिखा है 10 के पावर -1। इसका मतलब पता है क्या, देखिए 10 के पावर -1 मीटर में 1 डेसी होता है। इस चीज का मतलब समझ के चलेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 10 के पावर -1 डेसी इज इक्वल टू 1 मीटर, ये हो जाएगा, ठीक। अब जैसे देखिए यहाँ पे दिया 10 के पावर -2 सेंटी का मतलब, तो इसका मतलब पता है क्या, अगर हम बात करेंगे 10 के पावर -2 मीटर अगर यहाँ पर रखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक। ये देखिए एक के साथ अगर किसी का भी गुणा कराते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी चीज का यहाँ पर प्रयोग किया गया। जैसे देखिए आपने सुना भी होगा ना, 1 किलो में कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। तो यहाँ पर आएगा, देखिए अगर हम इसको मीटर के सापेक्ष देखेंगे तो आपको मिलेगा 1 किलो बराबर 10 के पावर 3, मतलब 1000 ग्राम। अगर इसको किलोमीटर के सापेक्ष देखेंगे तो आप लिखेंगे 1 किलोमीटर बराबर 10 के पावर 3, मतलब 1000 मीटर। तो आपको सीधा सीधा याद रखना चाहिए, जो डेसी होता है, डेसी की घात होती है 10 के पावर -1, सेंटी की घात है 10 के पावर -2, मिली की घात है 10 के पावर -3, माइक्रो 10 के पावर -6, नैनो 10 के पावर -9, पीको 10 के पावर -12, फर्मी या फेम्टो 10 के पावर -15, एटो का मान है 10 के पावर -11, है ना, 18। इसके बाद देखिए डेका 10 के पावर 10 1 हो जाएगा, हेक्टो 10 के पावर 2, किलो 10 के पावर 3, मेगा 10 के पावर 6, गीगा 10 के पावर 9, टेरा 10 के पावर 12, और यहाँ पे पेंटा और यहाँ पे एक्सा का दिया। देखिए इसमें कुछ चीजें छूट रही, जैसे मान के चलिए अगर एंगस्ट्राम की बात करें, है ना, एक एंगस्ट्राम जो होता है, एक एंगस्ट्राम का मान होता है 10 के पावर -10। इसे भी आपको याद रखना चाहिए, है ना। इसके अतिरिक्त आप कमेंट कीजिएगा कि एक्स मात्रक क्या होता है। अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा, और नहीं पता है तो भी आप कमेंट कीजिएगा एक्स मात्रक क्या होता है। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया, महत्वपूर्ण भौतिक राशियां एवं उनके मात्रक। अब यहाँ पे इसमें वन लाइनर फैक्ट दिया है, मतलब ये
पीछे जो चीज हम लोगों ने पढ़ा है उसके बारे में चर्चा किया गया था। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे वन लाइनर फैक्ट। देखिए इसमें क्या कहते हैं, समुद्र के भीतर छिपी वस्तु, पनडुब्बी अथवा आइसबर्ग का पता लगाने के लिए सोनार। अब सोनार जो लिखा है ना, इसका फुल फॉर्म आपको जरूर याद होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैजिंग, है ना, रैंगिंग। ये कई बार क्वेश्चन बना है कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। इसको आपको याद रखना चाहिए, है ना। इसका प्रयोग कहाँ होता है, समुद्र में छिपी कोई भी वस्तु है, पनडुब्बी, आइसबर्ग है, इसका पता लगाने के लिए। सोनार का पूर्ण रूप अच्छा यहाँ पे दिया भी है, देखिए साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, ये इसका फुल फॉर्म दिया, तो इसको जरूर याद रखिएगा। इसमें पराश्रव्य तरंगों को समुद्र के भीतर भेजा जाता है। इसमें प्रक्रिया क्या होती है, जो पराश्रव्य तरंगे होती है उनको समुद्र के भीतर भेजा जाता है, जो मतलब जहां पर जो समुद्र के अंदर वस्तु रहेगी उससे टकराएगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पे समुद्र में एक ये डूबी हुई है ना, मान लीजिए एक पनडुब्बी है। अब यहाँ से आपने सिग्नल से तरंग भेजा, ऐसे जाएगा, टकराएगा और टकरा करके वापस आएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कुछ अनुमान लगेगा। देखिए यहाँ पे दिया है, परावर्तित होकर लौटने वाले पर तरंगों से वस्तु की स्थिति का पता लगाते हैं। सोनार का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे सोनार से जुड़ी क्या क्या चीज याद रखनी चाहिए। सबसे पहला कि समुद्र के भीतर छिपी वस्तुओं का प्रयोग पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सोनार का। सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग होता है, इसको भी याद रखना चाहिए। और इसमें से किस प्रकार की तरंगे निकलती है, तो पराश्रव्य तरंगे निकलती हैं और वस्तु से टकरा करके वापस आती है, वहां पर परावर्तन होता है जिससे वस्तुओं का पता लगाया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या दिया, पॉइंट नंबर दूसरा दिया, थर्मो रजिस्टर एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोधकों को बदलता है। देखिए थर्मो रजिस्टर क्या होता है, एक ऐसा पदार्थ होता है जो टेम्परेचर परिवर्तन होने के साथ साथ अपने प्रतिरोध को भी परिवर्तित करता है, उसको थर्मो रजिस्टर कहते हैं। आपको सीधा सीधा याद रखना चाहिए कि थर्मो रजिस्टर क्या है, ताप बदलेगा तो इसका प्रतिरोध भी बदलेगा। आगे देखिए यहाँ पे दिया कैस्कोग्राफ, पौधों में वृद्धि मापने का एक यंत्र होता है। इसका आविष्कार भारतीय वैज्ञानिक जेसी बोस या फिर जगदीश चंद्र बोस ने 1900 में किया था। तो सीधी सी बात है, याद रखिएगा, पौधों की वृद्धि मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो पौधों की वृद्धि मापने के लिए कैस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर क्या दिया, गीगर काउंटर एक प्रकार का कण अनुवेदक है जो आयनित विकिरण को मापता है। तो देखिए आयनित विकिरण को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, गीगर काउंटर का। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। आगे देखिए कंप्यूटर के संदर्भ में बाइट डिजिटल सूचना की एक इकाई है। देखिए अगर बात करेंगे बाइट, है ना, बाइट की बात करेंगे तो किसका मात्रक हो जाएगा, डिजिटल सूचना। जो डिजिटल सूचना है उसको बाइट में मापा जाता है। आपने केबी एमबी देखा होगा, है ना। रिक्टर, जो रिक्टर स्केल होता है, इसकी सहायता से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। देखिए यहाँ पे दिया रिक्टर भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है ना। तो देखिए रिक्टर से क्या नापा जाता है, भूकंप की तीव्रता नापा जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद आगे दिया बार, दाब की एक इकाई, ये तो हम लोगों ने अभी जस्ट पीछे पढ़ा था, है ना। कमेंट करके बताइए एक बार में कितने पास्कल होते हैं। फिर आगे देखिए यहाँ से यहाँ पे दिया भी है, तो फिर आगे कोई बात ही नहीं। 100 किलो मतलब 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है ना। क्यूसेक, अब बात करेंगे क्यूसेक क्या होता है, तो क्यूसेक ना जैसे जो पानी होता है, मतलब जल का बहाव है, उसको मापने की इकाई होती है। तो क्यूसेक जल बहाव की दर मापने की इकाई है। ठीक, ये भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट अगला पॉइंट यहाँ पर क्या दिया, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। ये क्वेश्चन कई बार बना है, एंट्रेंस एग्जाम में कई बार बनता है कि वायुमंडल में जो ओजोन परत है इसकी मोटाई किस में नापी जाती है, तो इसकी मोटाई को नापने का मात्रक होता है डॉप्सन। एक डॉप्सन इकाई मानक ताप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। मतलब देखिए अगर बोला जाएगा एक डॉप्सन, इसका मतलब ओजोन परत की मोटाई कितनी है, 10 माइक्रोमीटर। ये भी आपको याद रखना चाहिए। और एक माइक्रोन बराबर कितना होता है, 10 के पावर -6 होता है। तो यहाँ से 10 से अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 के पावर -5 आ जाएगा। तो सीधा सीधा आप याद रख सकते हैं कि एक डॉप्सन बराबर 10 के पावर -5 मीटर मोटी ओजोन की परत होगी। ठीक, तो देखिए यहाँ पे वन लाइनर फैक्ट और जो मापन मात्रक से जुड़ी चीजें थी हम लोगों ने डन किया। अब अगला पॉइंट है सरल रेखा में गति, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे और चीजों को बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें आप एक काम जरूर कीजिएगा कि आपने जो अभी पढ़ा है, मतलब आज की क्लास और इससे पहले की क्लास, इसमें आपने 7 मूल राशि और 7 मूल मात्रक पढ़े। तो इन 7 राशियों के नाम और उनके मात्रक को आप कमेंट कीजिएगा। कमेंट करेंगे, चीजें थोड़ी सी मजबूत होंगी, आपको अच्छे तरीके से याद होंगी। ठीक, चलिए फिर देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, आप इन नंबर पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। पेड कोर्स से जुड़ने के बाद अपने इस लंबी जर्नी को आसान बना सकते हैं। आपको मेंटर्स की सहायता मिलेगी जिससे कि आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हैं और अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।